हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मतलब एक धारावाही चालक है, क्या उस धारावाही चालक के कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे भी, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी करेंगे। अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो कितना है ये भी हम लोग जानेंगे। इस विषय में बायो और शेवर्ट ने एक नियम दिया है, उस नियम के द्वारा किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना की जाती है। वह नियम क्या है, कैसे गणना की जाती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि क्या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि धारावाही चालक है, उस धारावाही चालक के कारण क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चले जानते हैं। सबसे पहले आप जानिए धारावाही चालक क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है। मतलब एक आप चालक ले लीजिए, ठीक है ना, ये कोई चालक है। अगर इस चालक में वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, कोई चालक आप ले लीजिए, इस चालक में अगर वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तो इस चालक का नाम दिया जाएगा धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। तो धारावाही चालक क्या होता है, किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो इस चालक का नाम दिया जाता है धारावाही चालक। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या इसके समीप कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इस धारावाही चालक के समीप कोई वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, ये जानने के लिए हम लोगों ने एक चार्ज को लिया, आवेश को लिया। इस आवेश को इस धारावाही चालक के समीप रख दिया और रखा कैसे है, रेस्ट में, विरामावस्था में, यानी ले जाकर के ऐसे हमने रख दिया। तो हमने देखा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा इस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, यानी कि ये चार्ज जहां रखा है वहीं पे पड़ा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, धारावाही चालक लिया। इस धारावाही चालक के समीप हमने एक आवेश को रखा है, चार्ज को रखा है। आवेश को कैसे रखा है, रेस्ट में रखा है, यानी कि विरामावस्था में रखा है। तब हमने देखा कि इस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि ये जहां है वहीं है। अब देखिए, अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में आप लोग जानते हैं, अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होता, इस धारावाही चालक के कारण कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होता तो इस चार्ज पर बल लगने लगता। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, अगर निगेटिव चार्ज होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। F बराबर होता है Q इंटू E, ये बल कार्य करने लगता कि नहीं करने लगता, इसके विषय में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पूरी डिटेल में पढ़ा हुआ है। यानी ये देखिए, लेकिन इस पर कोई बल कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये जहां है वहीं पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र भी नहीं है। अगर वैद्युत क्षेत्र होता तो इस पर बल कार्य करने लगता, वैद्युत क्षेत्र नहीं है अतः इस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। अब आगे हमने क्या किया वो देखिए, यहाँ से एक चीज हमें स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब इसी चार्ज को हमने यहाँ फिर से रखा और अब यहाँ पे रेस्ट की जगह इसको हमने गति दे दिया, वेग दे दिया। हमने कहा कि आप ऐसे चलिए, ठीक है, v वेग से आप सीधे चलिए। इस चार्ज को हमने क्या कहा, आप v वेग से सीधे ऐसे जाइए। लेकिन हमने क्या देखा, जब यह आवेश, यह जो चार्ज है, यह चार्ज जब चलना प्रारंभ किया तो हमने देखा कि यह चार्ज धीरे धीरे कुछ इस प्रकार की गति कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे यह चार्ज इस चालक की ओर जाने लगा, ठीक है। यानी यहाँ से आप समझिए, यहाँ पे चार्ज को सीधे जाना चाहिए था, हमने इस, अगर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो इस आवेश को ऐसे सीधे दे दिया कि आप सीधे जाइए, तो इसको सीधे ही जाना चाहिए था। लेकिन हमने देखा ऑन द एक्सपेरिमेंट, ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया है, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम बता रहे हैं कि ऐसा वास्तव में होता है, आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पाया कि ये जो चार्ज था वह धीरे 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 ऐसे जाने लगा,
यानी चार्ज सीधे न जा करके ऐसे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस चार्ज पर कोई न कोई बल जरूर कार्य कर रहा है, इस चार्ज पर कोई न कोई बल जरूर कार्य कर रहा है, इसीलिए यह चार्ज सीधे न जा करके ऐसे जाने लगा। वो कौन सा बल है जो रेस्ट वाले पोजीशन पर कार्य तो नहीं कर रहा है लेकिन इस मोशन वाले पोजीशन में कार्य कर रहा है। जब रेस्ट में रखा तो कोई बल कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन जब इस आवेश को हमने गति दिया, मोशन दिया, तो इस पर एक बल कार्य करने लगा। उस बल का नाम होता है चुंबकीय क्षेत्र। उस बल का क्या नाम है, चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि इसके चारों ओर, इस चालक के चारों ओर एक ऐसा फील्ड क्रिएट हुआ है जो रेस्ट वाले चार्ज पर, विरामावस्था में पड़े हुए आवेश पर बल नहीं लगा रहा है, लेकिन गति करते हुए आवेश पर बल लगा रहा है। ठीक है ना। तो वह कौन सा क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जो रेस्ट चार्ज पर, विरामावस्था वाले चार्ज पर कोई बल नहीं लगाता, लेकिन गति करते हुए आवेश पर बल लगाता है। ठीक है ना। यानी कि इस धारावाही चालक के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास जरूर है, और वह चुंबकीय क्षेत्र गति करते हुए, मोशन करते हुए चार्ज पर बल लगाएगा। ठीक है ना। तो इस धारावाही चालक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यही हमें निकालना है। यहां से तो एकदम स्पष्ट हो गया है कि धारावाही चालक है, उस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वह चुंबकीय क्षेत्र रेस्ट वाले पर, चार्ज पर कोई बल नहीं लगाएगा, गति कर रहा है अगर आवेश तो उस पर बल लगाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस चालक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी को हमें निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसको हम निकालते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ले लिया। यहाँ पे सपोज करते हैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर में धारा I प्रवाहित हो रही है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर इस धारावाही चालक के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी का मान निकालना है। सपोज करते हैं, अब देखिए निकलेगा कैसे, यही हमें निकालना है। निकालना क्या है कि ये कोई धारावाही चालक है, इस धारावाही चालक के कारण इस बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र नहीं सॉरी, अब जब भी बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र ही होगा। ठीक है ना। कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यही मान हमें निकालना है। तो इस विषय में कैसे चुंबकीय क्षेत्र को निकाला जाए, इस विषय में सामने आए बायो और शेवर्ट। ठीक है। दो वैज्ञानिक हैं, बायो और शेवर्ट। बायो और शेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में बताया कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई धारावाही चालक है, उस धारावाही चालक के छोटे से भाग, एकदम छोटे से भाग के कारण, एकदम इस छोटे वाले भाग के कारण, सपोज करते हैं डीएल के कारण यहाँ कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये किसने बताया, बायो और शेवर्ट। बायो और शेवर्ट कहाँ के थे, फ्रांस के थे। ठीक है ना। तो फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और शेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में किसी धारावाही चालक के धाराखंड के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ये बताया। ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या बताया, ध्यान से देखिएगा, ये जो छोटा सा क्षेत्र है इस धाराखंड का, ये जो छोटा सा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, पूरे के कारण इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बताया इस छोटे से धाराखंड के कारण कितना क्षेत्र होगा, वही बताया। ठीक है ना। तो कितना होगा इन्होंने क्या बताया, सपोज करते हैं ये जो बिंदु है इस धाराखंड से ऐसे थीटा कोण पर है। ठीक है ना। हमने क्या माना, इसके बीच का जो कोण बन रहा है वह कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है सपोज करते हैं वो हमने कितना मान लिया, r। ठीक है। इस धाराखंड से इस बिंदु की जो दूरी है वह कितना है, r है। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बताया वो देखिए, इन्होंने सबसे पहले बताया, ठीक है, बायो शेवर्ट नियम के अनुसार, बायो शेवर्ट नियम से
ध्यान से देखिएगा, अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बायो-सेवर्ट ने क्या बताया है कि किसी धारावाही चालक के किसी धाराखंड के कारण किसी दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यह किसने बताया? बायो-सेवर्ट ने बताया। इन्होंने पहला पॉइंट दिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, देखिए एकदम छोटे डिस्टेंस के कारण निकाल रहे हैं, एकदम छोटा धाराखंड के कारण निकाल रहे हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वह भी हमें एकदम छोटा मिलेगा। वह चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया क्या है? dB है। वह चुंबकीय क्षेत्र क्या है? dB है। इन्होंने बताया कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह इस धाराखंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। पहला पॉइंट इन्होंने बताया, यह क्या? चुंबकीय क्षेत्र धाराखंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला पॉइंट इन्होंने बताया। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि यह यानी चुंबकीय क्षेत्र धाराखंड में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना? धारावाही चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट बायो-सेवर्ट ने क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया? देखिए, इन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह धारावाही चालक के धाराखंड से और बिंदु के बीच बने कोण, धारावाही चालक के धाराखंड और बिंदु के बीच बने कोण के ज्या मतलब साइन के, ठीक है, ज्या मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तीसरा नियम इन्होंने बताया। चौथा नियम इन्होंने बताया कि धाराखंड के, ये जो धाराखंड आपने लिया है, यह जो होता है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह इस धाराखंड के बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चौथा पॉइंट इन्होंने बताया। ठीक है ना? dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। dB क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। यह चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही छोटा होगा। क्यों बहुत छोटा होगा? क्योंकि यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं वह अत्यंत छोटे वाले भाग के कारण निकाल रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र भी अत्यंत छोटा होगा। पहला नियम बायो और सेवर्ट ने बताया, क्या बताया? कि चुंबकीय क्षेत्र धाराखंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी धाराखंड की लंबाई बढ़ाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। दूसरा बताया कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के धाराखंड और बिंदु के बीच बने कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा नियम इन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह धारावाही चालक के धाराखंड और बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ठीक है ना? इन चारों, इसका देखिए लिंक हम आपको दे देंगे, इसका नोट्स बनाने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इससे डाउनलोड करके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पे आप केवल समझिए। इन चारों पॉइंट्स को, इन चारों समीकरणों को हमने आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। सभी समीकरण को मिलाने पर जितने भी समीकरण ऊपर दिए गए हैं सभी समीकरण को क्या करते हैं? मिला देते हैं। अब जितने भी समीकरण हैं सभी समीकरण को मिलाने पर बताइए क्या हो जाएगा? देखिए dB, इधर जितने भी समीकरण हैं चलिए मिला देते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या है? पहले dl है, उसके बाद I है, फिर क्या है? साइन थीटा है, बटे क्या है? r स्क्वायर है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर। ठीक है ना? अब आगे देखिए, ये प्रोपोर्शनलिटी को हमें हटाना है। प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट k लगता है, k बराबर प्रोपोर्शनलिटी हमने हटाया, कांस्टेंट k लगा दिया, k बराबर k क्या हो जाएगा? k लगाने के बाद IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर। यहाँ जो k का मान आता है, यहाँ जो k का मान आता है वह μ0/4 पाई आता है। k बराबर कितना होता है? μ0/4 पाई। तो k के स्थान पर हम लोग क्या लिख देते हैं? μ0/4 पाई IDL साइन थीटा
बटे आर स्क्वायर। यही बताता है आपका बायो-सेवर्ट नियम। बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार इस धारावाही चालक के इस छोटे धाराखंड dl के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान μ0/4 आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होगा। μ0 क्या है? जहां μ0 क्या है? μ0 है चुंबक की चुंबकशीलता, ठीक है, निर्वात में चुंबकशीलता। μ0 क्या है? निर्वात में चुंबकशीलता, ठीक है ना। μ0 क्या होता है? निर्वात में चुंबकशीलता। अब देखिए निर्वात में चुंबकशीलता है और μ0/4 का जो मान होता है वह 10⁻⁻7 होता है। μ0/4 का जो मान होता है वो 10⁻⁻7 होता है। मात्रक इसका क्या लिख सकते हैं? इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये क्या है? μ0/4 का मान 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सदिश स्वरूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे वो देखिए इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऊपर जो समीकरण बना हुआ है, समीकरण नंबर इसको बोलते हैं 5 को, उसी को लिख रहे हैं। dv बराबर क्या हो जाएगा? देखिए μ0/4, ठीक है ना। देखिए ऊपर भी r से गुणा करा रहे हैं, नीचे भी r से गुणा करा रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा? आई डी एल, r से ऊपर गुणा करा देते हैं r साइन थीटा, अब नीचे से भी r से गुणा कराएंगे तो यहाँ r स्क्वायर है, r का गुणा r स्क्वायर में होगा, कितना हो जाएगा? r³ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे db इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? db इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4। अब इसको देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? आई, देखिए r dl साइन थीटा बटे r³। आर डी एल साइन थीटा को बताइए क्या लिख सकते हैं? आर डी एल साइन थीटा को बताइए क्या लिख सकते हैं? यहाँ से डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 आई इंटू, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? आर क्रॉस डी एल। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है तो आर क्रॉस डी एल बटे कितना है? r³ है। तो ये जो आया है ये है वेक्टर फॉर्म में, ये जो है वेक्टर फॉर्म में है, सदिश स्वरूप है किसका? बायो-सेवर्ट नियम का, ठीक है ना। ये बायो-सेवर्ट नियम का वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? dv इक्वल टू, यहाँ पे भी लग जाएगा, यहाँ भी वेक्टर लग जाएगा, dv बराबर μ0/4 आई r क्रॉस dl बटे r³, ठीक है ना। तो ये है बायो-सेवर्ट नियम। बायो-सेवर्ट नियम से हम लोग क्या करते हैं? बायो-सेवर्ट नियम से किसी धारावाही चालक के धाराखंड के कारण, यानी उस धारावाही चालक के छोटे से भाग के कारण किसी बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यह हमें बताता है बायो-सेवर्ट नियम। बायो-सेवर्ट नियम को सन 1820 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने दिया था। बायो-सेवर्ट ने बताया कि किसी धारावाही चालक के छोटे से भाग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान निम्न 4 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के उस छोटे से भाग के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के धाराखंड और उस बिंदु के बीच बने कोण की ज्या यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के धाराखंड से बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन चारों नियमों को हमने मिलाया, यहाँ पे हमें मिल गया dB इज इक्वल टू, यानी कि इस छोटे से भाग के कारण इस बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, μ0/4 आइडियल साइन थीटा बटे r²। μ0/4 का मान कितना होता है? 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। μ0 क्या है? निर्वात में चुंबकशीलता। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ऊपर भी r से गुणा, नीचे भी r से गुणा, आर डी एल साइन थीटा को हम लोग लिख दिए r क्रॉस डी एल, ठीक है। तो ये है आपका वेक्टर फॉर्म। तो अधिकांशतः उपयोग ऐसे ही होता है, लेकिन जहाँ पे वेक्टर फॉर्म जरूरत होगा वहाँ पे हम लोग इस प्रकार से भी लिखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके बायो-सेवर्ट नियम को आप लोग नोट कर लीजिए।
अब इसके बाद इसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे, म्यू ज़ीरो जो कि निर्वात में चुंबकशीलता होता है, और एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बताइए? एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे कूलाम्ब सलाह में, निर्वात में वैद्युतशीलता, यानी कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध है, अब उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा वो होगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में एग्जाम में आपसे पूछता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो आप लोग भी हेडिंग डाल दीजिए, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट निर्वात में चुंबकशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात में वैद्युतशीलता है। इन दोनों में क्या संबंध है, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई का जो मान होता है वह 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। अभी हमने पढ़ा कहाँ पे? बायोसेवटना में। कूलाम्ब का नियम हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह 9 × 10⁻⁻9 में, ठीक है। ये होता है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर। इसको बोल दीजिए समीकरण 1, इसको बोलिए समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग दे देते हैं। समीकरण 1 कितना है देखिए, म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई, इसमें किसका भाग दे रहे हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। अभी इधर देखिए क्या है, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर बटे 9 × 10⁻9 क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर। ये न्यूटन इस न्यूटन से कैंसिल, ये एप्सिलॉन नॉट सबसे नीचे है, सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन नॉट। देखिए सब कुछ कैंसिल हो चुका है, केवल म्यू ज़ीरो बचा है और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बचा है, ये ऊपर चला जाएगा। अभी देखिए 10⁻⁻7 है, नीचे आएगा तो क्या होगा? +7 हो जाएगा, यानी 9 × 10⁻9 तो है ही है, ये 10⁻⁻7 नीचे आ गया तो +7। अभी देखिए कूलाम्ब स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सबसे कूलाम्ब स्क्वायर होगा। अभी इधर क्या बचा है? इधर बचा है देखिए, इनका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देखिए हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, देखिए 1 के बटे कितना हो रहा है? 9 × 10⁻9 7 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इधर क्या लिख सकते हैं? कूलाम्ब के बटे, यहाँ पे देखिए कूलाम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी को देखिए सब कुछ स्क्वायर बन रहा है। इसको देखिए किस प्रकार से हम लोग लिख रहे हैं, 1 के बटे 9 का वर्गमूल लेते हैं तो 3, 10⁻, यहाँ पे 16 है, वर्गमूल लेंगे तो 10⁸। अब इसको हम लोग देखिए किस प्रकार से लिख रहे हैं, कूलाम्ब के बटे मीटर एम्पियर का होल स्क्वायर, और इसको भी क्या लिख रहे हैं? स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 10⁸8 का स्क्वायर करेंगे 10⁻16, कूलाम्ब का स्क्वायर करेंगे कूलाम्ब, मीटर का स्क्वायर करेंगे मीटर, एम्पियर का स्क्वायर करेंगे एम्पियर। अब हम लोग क्या जानते हैं, एक कूलाम्ब में आपका होता है 1 एम्पियर सेकेंड, यानी कूलाम्ब की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकेंड। अतः यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन नॉट 1/3 × 10⁸8 का होल स्क्वायर। इधर देखिए C है, C को स्थान पे कूलाम्ब के स्थान पर क्या लिखते हैं? एम्पियर सेकेंड बटे कितना हो जाएगा देखिए, मीटर इंटू एम्पियर। एम्पियर से कैंसिल, ये देखिए स्क्वायर में सब कुछ चल रहा है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ये सेकंड नीचे है, नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा। यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 3 × 10⁸8, स्क्वायर है तो सबको साथ में लिखते हैं। यहाँ पे मीटर बचा है, ये सेकेंड है, सेकेंड आएगा नीचे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, और इस पूरे का क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। यानी म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁸8 मीटर
पर सेकेंड का स्क्वायर। 3 × 10 के घाते 8, 3 × 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड क्या होता है? प्रकाश की चाल, यानी कि μ0 एप्सिलॉन नॉट अपान क्या हो जाएगा? 1/c²। c क्या है? प्रकाश की चाल है, ठीक है ना। अब ये c² यहाँ पे आएगा तो c² इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया? 3 × 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं, c लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हमें मिला है c बराबर अंडर रूट 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, यह है μ0 यानी निर्वात में चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात में वैद्युतशीलता के बीच संबंध। तो यहाँ से है, ये आपका कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके μ0 और एप्सिलॉन नॉट में संबंध को नोट कर लीजिए। ये फिगर आपको नहीं बनाना है, ये फिगर केवल कहाँ पे बनाना था? जब हम लोग बायो-सेवर्ट नियम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको बनाना है, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। एकदम ईजी है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है समझाने के चक्कर में, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 2 चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा है, μ0 एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध है, बायो-सेवर्ट नियम क्या है, और हमने ये भी जाना कि किसी धारावाही चालक के कारण क्या उसके समीप वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमने पाया हाँ, उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में जितने भी आपको टॉपिक्स बताए गए हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।